हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में भारतीय बाजारों की दमदार शुरुआत के संकेत, सेंचुरी मारने के मूड में आता हुआ एसजेएक्स निफ्टी तो 2 दिनों की सुस्ती, कमजोरी, कंसोलिडेशन के बाद क्या आज कुछ बड़े और नए लेवल देखने को मिलेंगे या फिर हफ्ते के आखिरी दिन भी रहेंगे हम रेंज में ही? आइए लेंगे जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है पर अब हम मंथली एक्सपायरी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। नजर तो पूरे एक्शन पर ही है। बिल्कुल दीप, और ये पूरा हफ्ता मैचिंग टाइप का बहुत ज्यादा ही हो गया। सोच विचार मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो इंसिडेंटली चलिए ये ना समझिए कि हमने ऐसी प्लानिंग की, हो जाता है बस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और आज खास तौर से, और इसे ये भी कोरिलेट ना करें कि हमने कुणाल जी को स्पेशली बताने के लिए कि कौन सा पिंक है, पिंक कौन सा होता है, इसलिए हमने दोनों से उससे मिलता जुलता पहना है। लेकिन आइए बड़े ट्रिगर्स के साथ करते हैं शुरुआत। आज अमेरिकी बाजारों में शानदार तेजी होती हुई दिखी। दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए हैं बाजार और दमदार तेजी। अच्छे सेशन की उम्मीद तो थी ही, लेकिन कल हम उतना फायदा उठा नहीं पाए। आज एसजेएक्स निफ्टी दमदार तेजी दिखा रहा है। डाउ मजबूती के साथ बंद हुआ है। नैस्डैक दिन की ऊंचाइयों पर बंद हुआ है। एक और अच्छा ट्रिगर हमारे लिए कच्चा तेल $122-23 पर है, जो हमें डरा रहा था। $120 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे 118 के आसपास है। थोड़ी रिलीफ। बाइडेन साहब यूरोप जाकर भी कुछ अच्छा नहीं बोल रहे हैं। अभी तक एक भी बढ़िया बात मुझे सुनने में आई नहीं है। फिर से चेतावनी दे रहे हैं अमेरिका को, और साथ ही नेटो भी कह रहा है कि हम रूस पर प्रतिबंध बढ़ा सकते हैं। तो ढेर सारी खबरें यूरोप से आ रही है, रशिया और यूक्रेन से आ रही है, जो बाइडेन साहब की तरफ से आ रही, इनका भी विस्तार से करेंगे विश्लेषण। बिल्कुल सर, तो एक्शन है थोड़ा। और कल तो एक बढ़िया रिकवरी आ गई जो डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे थे। जब हम बंद हुए उसके सामने यूएस मार्केट डेज हाई पर बंद होते हुए दिखे सर। वहां से एक्चुअली अगर आप देखें तो कुछ ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं आया। नेटो की भी जो बातचीत है, ऐसा कुछ नया नहीं निकल कर आया। बट यूएस मार्केट में जो सेकंड हाफ में देखिए, जो डेज हाई पर बंद हुए बाजार, वहां से क्या समझा? अमेरिका के डेटा काफी मजबूत आते हुए दिखे, और नौकरियां, जो बेरोजगारी के डेटा हैं जिस पर अमेरिकी बाजार बड़े गौर से देखते हैं कि कैसा मामला चल रहा है, वो काफी कम आई है। लगभग 2 लाख बेरोजगार बचे हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या में इतने कम बेरोजगार, अमेरिका को वो डेटा पसंद आता हुआ दिख रहा है। अब पता नहीं चलता कि अगर डेटा मजबूत है, इकोनॉमी अच्छी चल रही, तो फिर तो फेड और तेजी से ब्याज दरें बढ़ाएगा। ये बाजार है, इसमें कोई है ना बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं दी। सिंपल चीज ये है कि 1-2 दिनों के करेक्शन के बाद अमेरिकी बाजार भी मजबूत होने तक हो गए। रेंज में वहाँ के बाजार भी हैं। निचले स्तरों पर आपको खरीदारी की आएगी, ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जो काम हम कर रहे हैं वो भी वही काम अमेरिकी बाजार भी कर रहे हैं। रेंज में ट्रेड पहला, और दूसरा इंतजार रेंज से बाहर निकलने का। और रेंज से बाहर निकालने का काम बाइडेन साहब करेंगे, रशिया यूक्रेन करेगा। इसके अलावा और कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि कमोडिटीज भी शांत होती हुई दिख रही है। आपको पता है मेटल्स में तेजी रहेगी, धीमे धीमे तेजी हो रही है। कच्चा तेल आपको पता है रेंज में रहेगा, लेकिन थोड़ा सा बायस ऊपर की तरफ है, वही होता दिख रहा है। तो ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर अच्छा या बुरा अमेरिकी बाजारों के लिए था नहीं, लेकिन रेंज के निचले सिरों पर सपोर्ट लेकर अमेरिकी बाजार थोड़ा सा ऊपर आते हुए दिखे। मुझे लगता है कि इस रेंज से बाहर निकलने के लिए जिस ट्रिगर का इंतजार है, शायद यूरोप से आता हुआ दिखे। आएगा सर उसमें, क्योंकि कल मतलब नेटो ने तो कुछ ऐसा नया नहीं बोला जो अब तक है। बाइडेन साहब ने भी कुछ ऐसा नया नहीं बोला अब तक। अच्छा, नया भी नहीं बोला दीप, और अच्छा भी नहीं बोला। हाँ, अच्छा भी नहीं बोला। ये तो है, मतलब ऐसा कुछ भी। मुझे फ्रेंकली मार्केट अपनी जगह, बढ़े घटे वो एक अलग चीज है, लेकिन अच्छा कुछ भी नहीं बोला। हाँ, अच्छा तो नहीं बोला। मतलब अगर समझो चलो आपको नया नहीं भी बोलना है, तो पुरानों में भी तो कुछ तो अच्छा है। हाँ। तो सीधा वो चेतावनी दे रहे हैं कि आप किसी तरह से बायोलॉजिकल वेपन्स या केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल मत कीजिए। यूक्रेन को कह रहे हैं कि भाई हम आपको, अगर किसी तरह का एटॉमिक अटैक होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए हम आपको हथियार दे रहे हैं। अगर भाई एटॉमिक अटैक के हथियार ही होते हैं, सुरक्षा के हथियार ही होते हैं, तो लोग बनाते ही क्यों बम, है ना? तो वो सब कहने की बातें हैं। और दूसरी 2 चीज, तीसरा ये है कि सैंक्शंस और बढ़ा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में भी एक बार फिर से रशिया के अगेंस्ट में प्रस्ताव पारित हुआ है। सो ऐसा कोई चीज कल के सेशन में, कल के दिन में ऐसी कोई चीज दिखी नहीं जिससे आपको ये लगे कि ये अपनी लड़ाई कम कर रहे हैं, या वाद विवाद बोलना, एक दूसरे को चेतावनी देना, धमकाना, आंख दिखाना, इसमें कहीं कोई कमी आई हो, ऐसा तो कुछ लगा नहीं। तो यूरोप के दौरे पर जाने के बाद भी बाइडेन साहब के तेवर ठंडे तो नहीं होते दिख रहे। कम से कम जब वो लोगों से बात कर रहे हैं, अंदर अंदर क्या होता है जब 2-3 लोग मिलते हैं, बड़े बड़े नेता, और वो क्या बात करते हो तो हमें पता नहीं। बिल्कुल, जो बाहर निकल कर चीजें आ रही है उसमें तो पोजिशनिंग और पोस्चरिंग एकदम स्ट्रांग है, झुकेगा नहीं। बिल्कुल वैसा हाल है। तो सेम वही रशिया भी है, सेम यही है। अब आज पोलैंड जा रहे हैं, आखिरी दिन है उनकी यूरोप की टूर का।
उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा कहे करे और किसी तरफ से इस तरह से बात आए कि शांति की तरफ लौटे। देखो, लड़ाई सबको खत्म करनी है, ये बात तय है, इसमें कोई डाउट नहीं। बाकी सब छोड़ दीजिए, रशिया को देख लीजिए, रशिया ने भी कभी नहीं सोचा था कि 5 हफ्ते लड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जितनी दादागिरी और जितना मूछ पे ताव दे रहा था कि मैं तो 3 दिन में नीचे खत्म कर दूंगा यूक्रेन को, कुछ नहीं हुआ। सो आज रशिया ने भी जो सोचा वैसा कर नहीं पाए। यूक्रेन तो खैर बर्बाद हो ही रहा है। दिक्कतें सबको है, कमोडिटीज के बड़े दामों को लेकर, ऑयल गैस की सप्लाई की चिंता को लेकर, गेहूं की सप्लाई को और खाने पीने की दूसरी चीजों की सप्लाई को लेकर यूरोप सबसे ज्यादा दुखी है। तो यूरोप में भी हर देश ये चाहता है कि इवन रशिया की जनता भी काफी लोग उनके अगेंस्ट में कि वो चाहती है, अमेरिका चाहता है, शायद कोई नहीं चाहता हो एक तो चीन हो सकता है, ये लड़ते रहे। करेक्ट। बाकी उसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो नहीं चाहता हो कि लेकिन बात वही है कि मतलब पहले झुके कौन। अब इसका अगर सॉल्यूशन ये सब मिलकर निकाल पाए तो आई थिंक फिर उनका आना सफल है, अदरवाइज तो घूम फिर के वापस चले जाएंगे अमेरिका, उसका कोई मतलब निकलना नहीं है। तो बाइडेन साहब को भी तो जाके अमेरिका की जनता को जवाब देना क्यों गए थे घूमने, है ना। सो कुछ तो करके आओ। तो आज मुझे लगता है पोलैंड वाला दौरा जो है, अगर वहाँ कुछ अच्छी चीज निकल कर आती है तो बढ़िया है। या फिर अगर स्टैंड यही है कि नहीं हम अब खड़े होकर लड़ेंगे, तो वो भी क्लियर करें। आई होप कि कुछ ऐसा हो जिससे संकेत मिले, लेकिन कल के पूरे घटनाक्रम को देखकर ऐसा लग रहा है अभी दिल्ली दूर है, वक्त तो लगेगा, वक्त लगेगा अभी सॉल्यूशन आने में। तो ये कमोडिटी प्रेशर फिर बना रहेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ दीप कि शायद मंडे सुबह जब हम ट्रेड के लिए लौटे तो आज और वीकेंड के कुछ ऐसे ट्रिगर्स हों, कुछ ऐसे संकेत आए जिससे कि हम किसी एक तरफ के लिए पूरा मन बना लें, या तो बात बढ़ेगी या खत्म होगी। लेट्स सी, देखते हैं। इस बीच जो अच्छी चीज हुई है, थोड़ी बहुत ज्यादा तो नहीं, कच्चा तेल $123 से $118-117 तक आया, अब वापस 119 पर है, 120 के आसपास वक्त बिता रहा है, तो ठीक है, कम से कम बढ़ा नहीं है। जिस तरह के बयान आए, जिस तरह की बातें की, उसको देखते हुए कच्चा तेल बढ़ सकता था, लेकिन बढ़ा नहीं। सो आई थिंक ठीक है। मतलब ग्लोबल संकेत मेरे लिए, इंडेक्स को देखूंगा तो अच्छे हैं, इंडेक्स के बाहर देखूंगा तो कोई खास अच्छे नहीं, मतलब ठीक है, न्यूट्रल से है। तो वीकेंड सेशन है, इन्हीं संकेतों के दम पर अगले हफ्ते का इंतजार करेंगे। ठीक है सर, अंडरस्टूड। मन बनाने की आपने बात करी, तो ये हफ्ता थोड़ा किस तरह के इंडिकेशन दे रहा है? क्योंकि ट्यूसडे को वो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया था, सबका मूड अच्छा हो गया, पर 2 दिनों से कंसोलिडेशन, हल्का ऊपरी स्तरों पर जो दबाव दिख रहा है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है? दीप, 2 चीजें हैं। पहली चीज तो कि बाजार को थोड़ा और वक्त शायद रेंज में बिताना है, पहला। दूसरा ये कि आप 15,800 16,000 पर नहीं है, 17,000 प्लस पर है। सो हमें वो भी ध्यान रखना है कि यहाँ से बढ़ने के लिए और क्या ट्रिगर्स है। सो बढ़ने के लिए या तो आपको रूस यूक्रेन की तरफ से अच्छे संकेत आते हुए दिखे। पहले संकेत ये लग रहे थे कि बात बढ़ेगी नहीं, अब बात बढ़ेगी नहीं, उसी वजह से हम 17,000 आए। अब बात खत्म होगी तभी तो हम 18,000 पहुंचेंगे, तो वो बात खत्म होगी वाला कहाँ है, वो नहीं आ रहा, तो बढ़े कैसे। दूसरा, थोड़ी सी खरीदारी की थी, एफआई ने हाथ रोका था, अब वो भी नहीं है। तीसरा, $100 के नीचे कच्चे तेल पे थे, अब वो भी नहीं है। सो आपके पास बढ़ने के लिए बहुत कारण ज्यादा नहीं है। चौथा, मार्च का महीना आखिरी हफ्ता है, आमतौर पर आप बड़े इन्वेस्टर्स को सबको देखेंगे अपनी पोजीशन कम करने में लगे रहते हैं। फंड्स अपनी पोजीशन अपने पसंदीदा स्टॉक्स में चर्निंग करते हैं। ब्रोकर्स जितने फंडिंग लिमिट्स वगैरह देते हैं सब खत्म कर देते हैं। ये सारा मार्च का इफेक्ट है, वो भी अपना काम करता है। वो टैक्स सेविंग का भी पैसा थोड़ा आता है, वो भी है। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। तो अब ऐसे में आपके लिए न घटने के कोई बड़े कारण है, तो न कोई बढ़ने के भाग जाने के बड़े कारण है। लेकिन एक चीज जो मैंने देखी है, कुछ समय तक रेंज में वक्त बिताने के बाद बाजार आपको रेंज से ब्रेकआउट देता है। वो ऐसी सिचुएशन में देता है जब आप ये मान लें कि रेंज से बाहर निकलेगा नहीं। सरप्राइज करता है। हाँ, वो एक दिन सरप्राइज करता है, लेकिन वो कौन सा दिन होगा, वो आज का शुक्रवार है या कोई और दिन है, वो हमें पता नहीं। सो हमारा फॉर्मूला सिंपल है, जब तक कि इन ट्रिगर्स में से कोई एक ऐसा ट्रिगर ना हो जो ये कहे कि आपको वापस से नीचे की तरफ जाना है, या कोई ऐसा ट्रिगर ना हो जो कि आपको कहे कि नहीं अब आप तोड़फोड़ करके बाहर ऊपर निकल जाइए, तब तक हम रेंज को ही ट्रेड करेंगे। जो पिछले 5-7 दिनों का फॉर्मूला है अपना, वो ठीक है। बिल्कुल, कल भी हमने यही कहा था, सुबह भी क्लोजिंग वाले शो में भी, सुबह गैप से खुला, ले लीजिए। क्लोजिंग वाले शो में जब हम आए 17,100 के आसपास था, ले लीजिए। वहां से आपको 125-150 पॉइंट की रिकवरी मिल गई, आज फिर से गैप मिल जाएगा। सो नीचे सपोर्ट रेंज पे लेना है, डरना नहीं है। स्टॉप लॉस तो आपके पास है ही, प्रोटेक्शन। ऊपर में रुकावट की जो जगह है वहां पर आपको बेचना है, आपके पास स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए
काउंटर ट्रेड वहां पर करना बहुत मुश्किल है, आसान काम नहीं है। बढ़ते बाजार में सब अच्छा लगता है, घटते बाजार में सब खराब लगता है, चाहे वो दिन के लिए ट्रेड कर रहे हो या आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, मेंटेलिटी वही है। तो इसलिए थोड़ा सा भावनाओं को अलग रख के रेंज बाउंड ट्रेड जब हो बाजार में तो हिम्मत करके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काउंटर ट्रेड लीजिए, तो ही पैसा बना पाएंगे, नहीं तो फिर कुछ मत करिए। हाँ, वेट एंड वॉच। हाँ, कुछ मत करिए, अगर ढंग से नहीं कर सकते तो मत करिए। काम करो तो ढंग से करो, तो बिगाड़ो मत। वैसा है। तो अब ऊपर जाके लेंगे, फिर इंतजार करेंगे, फिर भाव आएगा, आप सोचेंगे अब निकलूं, फायदा क्या हुआ, पार्किंग होगी, मतलब क्या है। सो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उस चीज का। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है सर। तो वही है, रेंज बाउंड बाजार है और अनिल जी आपका रोज रेंज पर बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। आज भी उनसे वही सलाह लेंगे। तो बताएं सर फिर आज का सेटअप क्या है। ग्लोबल संकेत तो दीप मैंने पॉजिटिव साइड पर रखे हैं, और आज से हम जिस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं वो मंथली सीरीज है, Absolutely. तो इंपॉर्टेंट भी है, डेटा थोड़े ज्यादा भी बनेंगे। एफआईएस के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत, सेंटीमेंट और ट्रेंड तीनों ही न्यूट्रल हैं। तो पॉजिटिव में एक ही है ग्लोबल, नेगेटिव में एक ही है एफआईएस, और बाकी सारे आपके न्यूट्रल साइड पर हैं। पॉजिटिव 2 है इनफैक्ट, घरेलू फंड्स और ग्लोबल, ये दोनों ही आपके लिए पॉजिटिव साइड पर। जी जी, ठीक है सर। तो तो चलिए, कल और आज में संकेतों में एक बदलाव हुआ, कल एक भी पॉजिटिव नहीं था, तो आज 2 पॉजिटिव हुए, पर एक नेगेटिव भी हो गया। यस। उसकी भी वजह जानेंगे, पर बताएं बड़े लेवल सर। कल और आज के लेवल्स में कोई फर्क नहीं आया है दीप। निफ्टी में सपोर्ट लेवल तो वही है जो सेम है, कल 17,000 17,100 सपोर्ट है। ब्लाइंड बाय जोन 16,875 16,975 है, ये कल भी दिया था, 17,100 के आसपास से ही घूम गया। ऊपर में 17,275 17,325 हल्की फुल्की रुकावट की जगह, इसके पार 17,350 17,450 जहां पर आएगी प्रॉफिट बुकिंग। बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पर रेंज, कल एक्चुअली बैंक निफ्टी ने गड़बड़ कर दी। कल बैंक निफ्टी प्रॉब्लम मालूम है क्या दीप, प्रॉब्लम है कि निफ्टी है ना अपने रुकावट की रेंज में पहुंच रहा है और बैंक निफ्टी सपोर्ट की रेंज में आ रहा है, तो किस वो बहुत डर लगता है कि अगर इसने सपोर्ट तोड़ दिया तो ये बैंक निफ्टी को भी, ये निफ्टी को भी नीचे और ले आएगा, क्योंकि निफ्टी रुकावट की जगह पे है। दूसरी तरफ ये लगता है कि निफ्टी ऊपर है और बैंक निफ्टी सपोर्ट में, इसने ऊपर खींच दिया तो निफ्टी पार कर जाएगा। बहुत मुश्किल है इस तरह का ट्रेड करना। आप दोनों इंडेक्स बताइए, आपको समझ में आएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी एक साथ दिखाइए। जब 0.25% आपका बैंक निफ्टी कमजोर हो और निफ्टी सिर्फ 22 पॉइंट कमजोर हो, तो आपको बाजार का रिएक्शन निकालना बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। और ये मिड सेशन से तस्वीर बदली है। सुबह के फर्स्ट हाफ में दोनों एक साथ ट्रेड कर रहे थे, अचानक से भगवान जाने क्या हुआ बैंक निफ्टी को, और जो हिसाब से कमजोर हुआ। नहीं तो कल अगर आप बैंक निफ्टी को हटा दो तो निफ्टी पे आप कम से कम 50 पॉइंट ऊपर थे, होना ही चाहिए था। बिल्कुल सर, करेक्ट। सो ये इस तरह के ट्रेड में बड़ा मुश्किल होता है एग्जैक्ट अंदाजा लगाना कि क्या हो सकता है। कोशिश कर रहे हैं लेवल्स के हिसाब से, लेट्स सी क्या होता है। सो कल का जो बड़ा सपोर्ट रेंज था वो आज पहला सपोर्ट जोन बन जाएगा आपको 35,325 35,475। कल इसी रेंज में आपने सपोर्ट लिया था, आज भी उम्मीद करें कि ये रेंज होल्ड हो पाए। इसके नीचे गए तो दीप एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये कि 35,325 35,475 की ये 150 पॉइंट की जो सपोर्ट रेंज है, इसको मैं अगर तोड़ता हूं तो मेरे पास नजदीक में सपोर्ट कोई ढंग का है नहीं। सीधा 34,625 34,750 आता है, जो कि करीबन 600-700 पॉइंट नीचे है। हल्का 34,900 के आसपास है, 35,000 के आसपास, बहुत छोटा है जी। सो सीधा नीचे की रिस्क बड़ी खुलती है 35,300 के नीचे, ये ध्यान में रखना जरूरी है। अब ऊपर की रेंज नीचे आ रही धीमे धीमे, 35,750 35,900 हल्की फुल्की रुकावट की जगह आज, इसके पार निकले तो 36,150 36,350। एक जो 36,600 का फॉल्स ब्रेकआउट देके हमने 36,825 छुआ था, अब तो वो सपना नजर आता है, बहुत दूर दिखने लगे। अब 1200-1300 पॉइंट भगवान जाने कब वापस पहुंचेंगे। तो ये आपके लिए बैंक निफ्टी ऊपर की रेंज मुनाफा वसूली के लिए। ठीक है सर, सपोर्ट लेवल्स निफ्टी हम बंद हुए 17,225 करीब 17,222। तो यहां से सपोर्ट गिनिए, पहला 17,200 बनेगा दी, 17,175, ये तो दो छोटे वाले एकदम नजदीक है। 17,125 17,100 मीडियम है, जहां पर 2 दिनों से आप सपोर्ट ले रहे हैं। 17,000 16,975, इससे ज्यादा के दिए ही नहीं। इसके नीचे जाके अगर देना है तो दे दे, मुझे इससे नीचे का नहीं देना है, आज मैंने बहुत कम दिए। और ऊपर में 17,250 17,300 325 350 ये छोटे छोटे लेवल्स हैं। उसके बाद 17,450, इसके ऊपर के दिए ही नहीं, आज बहुत कम है। क्यों नहीं, 3 दिनों का मैं आई थिंक वो रेजिस्टेंस नहीं, उसका एक अलग रीजन है।
जब जब भी मैंने कम लेवल दिए और जब भी मैंने ये सोचा कि रेंज के इसी रेंज में रहना है या मतलब बहुत कॉन्फिडेंस है, उस समय रेंज का ब्रेकआउट आता है, क्योंकि थक जाते हैं ना हम भी कि कब तक रेंज, तो ब्रेकआउट तो मैं इसीलिए कम ही दे रहा हूँ। आप चाहते हैं कि हाँ निकले, अरे भाई एक तरफ निकले, पता तो चले क्या करना है। नहीं तो इस रेंज में लोग परेशान हो रहे कि भाई तेजी करें मंदी करें, या तो 450 पार करके तेजी कर लो, या वापस 350 पार करके तेजी कर लो, या 17,000 तोड़ के मंदी कर लो, तो समझ में आए। तो लेट्स सी क्या होता है। बैंक निफ्टी 35,525 पे आप बंद हुए, इसके ठीक नीचे 35,475, 35,425 और 35,325, ये तीन नजदीक के सपोर्ट है। मीडियम सपोर्ट जो आपका बनेगा डीप, वो 35,025 और 34,900 का बनेगा। बड़े सपोर्ट लेवल 34,750, 34,625 और 34,550 तक के निकल के आते हैं। ये आपके लिए बैंक निफ्टी। ऊपर की बात करते हैं, 35,525 के कल की क्लोजिंग से ऊपर के लेवल गिनेगा 35,750, 35,900 छोटे लेवल्स हैं। 35,025, 36,025, 36,150 मीडियम है, और उसके बाद बड़े जो बनते हैं वो 36,250, 36,350, 36,425 और 36,600 तक के लेवल्स आपके लिए। सो बेसिकली आप ये देखिए 35,500 के आसपास आप बंद हुए, 1000 पॉइंट नीचे तक के सपोर्ट दिख रहे हैं, 1000 पॉइंट ऊपर तक की रुकावट के लेवल दिख रहे हैं। सो बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट की रेंज दिखा रहा है ऊपर और नीचे की वॉलेटिलिटी के लिहाज से। और निफ्टी जो आपको दिखा रहा है दीप 250 पॉइंट, 200 पॉइंट नीचे, 200-250 पॉइंट ऊपर। 17,225 पे बंद हुए, ऊपर 17,450 दिख रहा है, नीचे 17,000 दिख रहा है, 16,975 मिड पॉइंट पर है आप। मिड पॉइंट के आसपास है। तो 250 पॉइंट नीचे और 250 पॉइंट ऊपर। समझ गया। ये ब्रॉडली आपकी रेंज दिख रही है, इसको निकालना है। और मुझे ऐसा लगता है चूंकि आज फ्राइडे है, इसलिए हो सकता है हम सोमवार का इंतजार करें, लेकिन कई बार ऐसा देखा है, कितने फ्राइडे मैंने जिंदगी में ऐसे देखे जब ऐसा लगता है कि फ्राइडे के दिन तो क्या निकलेगा, उसी दिन बाजार सरप्राइज है, शॉक देने की कोशिश करता है, और फॉर्चुनेटली आज सरप्राइज का दिन हो सकता है। तो चलिए लेट्स सी। आशा तो यही है। बैंक निफ्टी सर, बैंक निफ्टी में ये ना लेवल नहीं दिए, हाँ दे दिए। हाँ अच्छा, अब आओ डेटा। 55 से 53% हुआ, 2% एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग घटी है। डेटा यही बता देता हूँ मैं एफआईएस के डेटा में 1741 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली है, लेकिन इसमें एक 6,800 करोड़ की कोटक महिंद्रा बैंक की डील का एडजस्टमेंट है। जो बिकवाली की है कोटक महिंद्रा बैंक में 6,800 करोड़ की, वो पूरी एफआईएस में है। तो कुछ तो एफआईएस ने खरीदा है, कुछ घरेलू फंड ने खरीदा, तो ये डेटा आज बहुत काम के नहीं है। 2,100 करोड़ की आपको घरेलू फंड्स की कैश में खरीदारी दिख रही है, लेकिन 6,800 करोड़ की डील का अब एग्जैक्ट फिगर बाइफर्केशन नहीं है कि कितना एफआईएस ने खरीदा, कितने लोकल फंड्स ने खरीदा, इसलिए इन डेटा को साइड में कर दीजिए। वायदा कारोबार के डेटा देखिए, 858 करोड़ की बिकवाली की है एफआईएस ने इंडेक्स में, 1190 करोड़ की बिकवाली की है स्टॉक्स में। तो ये आपके लिए डेटा है। 5850 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शन में, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। ओपन इंटरेस्ट घट कर ही आया है, वीकली एक्सपायरी की वजह से हुआ है। उसमें लोगों ने क्या है दीप, जब रेंज बाउंड मार्केट हो रहा है, सबको लगता है बेचो ऑप्शंस, पैसे बनेंगे, और बन भी रहे। तो अब वो एक्सपायरी के दिन, वीकली एक्सपायरी के दिन वो ऑप्शन कटे हैं, इस वजह से ओपन इंटरेस्ट घटा है और आपको खरीदारी का फिगर दिख रहा है। इसमें कुछ बहुत ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका पुट कॉल रेशो 1.04, ठीक है, कंफर्टेबल है। विक्स थोड़ा सा घट कर आया, कंफर्टेबल। ठीक है, तो पोजीशंस पर आते हैं फिर। मौजूदा पोजीशंस क्या करते हैं? दो तरीके हैं आपके पास। 17,000 से थोड़ा सा नीचे, या तो एक स्टॉप लॉस दिन का वो लगा लें, डीप इंट्राडे का लगाना है तो 16,975 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और क्लोजिंग 17,100 का। लेकिन अगर इंट्राडे भी आपको छोटा रखना है तो 17,100 से थोड़ा सा नीचे 17,075 के आसपास का भी रख सकते हैं। अगर आपको छोटा रखना है तो फिर वो 17,100 समझ लीजिए, और बड़ा रखना है तो 16,975। ये क्लोजिंग तो 17,100 ही है, क्लोजिंग में कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। बैंक निफ्टी 35,300, ये एक मात्र। वैसे तो कल बैंक निफ्टी में इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, 36,000 का दिया था, राइट है, याद है? यस। इंट्राडे क्लोजिंग दोनों 36 था, या 35,900 रहा होगा इंट्राडे। थोड़ा इंट्राडे 35,900 था और क्लोजिंग 36,000 का, तो दोनों ही हो गए, तो दोनों ही हो गए थे। नहीं किए तो अब ध्यान रखो 35,300, 35,300 के नीचे बंद हो, 35,300 के नीचे इंट्राडे में जाए तो फिर बनता नहीं है। और स्पेशली मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, कल हमने बैंक निफ्टी खरीदारी करने की राय भी दी थी। एक तो हीरो जीरो ट्रेड तो अपनी जगह है, बट अदरवाइज जिन्होंने पोजिशनरी ट्रेड किया हुआ है, 35,300 का स्टॉप लॉस उनको भी दिया हुआ है। 35,650 वाला टारगेट आज आपका सुबह सुबह आ ही जाएगा, 35,750 भी आ जाएगा, 900 तक आना चाहिए अगर आ जाए तो ये ट्रेल करते चले। आज आपको गैप ओपनिंग जो मिलेगी उसमें फायदा होगा, ठीक है। ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। अब आइए शॉर्ट पोजीशन,
वही है, इंट्राडे में 17,450, क्लोजिंग 17,350, निफ्टी पे वही कल वाला ही है। बैंक निफ्टी पे जरूर थोड़ा सा मैंने नीचे खींचा है स्टॉप लॉस, जो 36,600 लेकर चल रहे थे हम कल। इंट्राडे में 36,050 है, क्लोजिंग 36,450 का दूर का है। अब तक की हमने बेस्ट क्लोजिंग 36,428 की देखी है, करेक्ट। उसके ऊपर 36,450 का स्टॉप लॉस, ये बैंक निफ्टी के लिए क्लोजिंग बेसिस पे दूर है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है सर, नई पोजीशंस क्या करना है? खरीदना है निफ्टी 17,075 के स्टॉप लॉस के साथ, 17,100 पे सपोर्ट रहेगा, थोड़ा सा नीचे 25 पॉइंट नीचे 17,075 पे लगा दीजिए स्टॉप लॉस। 17,275, 17,300, 325 तीन छोटे टारगेट हैं, 350, 400 मीडियम और 450 का फाइनल टारगेट। इसके ऊपर आ जाए तो थैंक यू वेरी मच, अभी हम इतना ही रखेंगे। जो लोग बेचना चाहते हैं 17,350 से मूड बनाएं, वहां भी बेच सकते हैं। 450 के आसपास तो पक्का बेचना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा आपका 525 का, एकदम क्रिस्टल क्लियर। 300, 250, 225 छोटे टारगेट, 200, 175 मीडियम टारगेट और 17,125, 17,100 फाइनल टारगेट, जिसके लिए आपको 17,350, 17,450 की रेंज में बिकवाली करनी चाहिए। अब अति उत्साही ट्रेडर्स 17,300 के आसपास सोच सकते हैं, लेकिन उस समय मूड माहौल देख लें, कच्चा तेल कहाँ है, डाउ फ्यूचर्स कहाँ है, उसके बाद डिसाइड करें। अभी नहीं। डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में, कच्चा तेल 120 के नीचे जब तक है तब तक आप ठीक है। और अगर आपको लगे कच्चा तेल 122 हो गया, डाउ फ्यूचर लाल में आ गया, तो फिर आप 17,300 पे ही बेच दीजिए। फिर इंतजार नहीं हाँ, करना है। वो हाँ, मतलब वो कहाँ थोड़ा में, हाँ डिपेंडिंग। सिचुएशन देख के ही बेचना पड़ेगा। हाँ, वैसा है। ठीक है। मतलब कुल मिला के जब आप मतलब कह रहे हैं कि आप मुकाबले में उतरे, तो आपके सामने डाउ है, डाउ फ्यूचर्स है, आपके सामने कच्चा तेल है, इनसे मुकाबला करना, उनकी ताकत देख के डिसाइड कीजिए। अगर वो ढीले हैं तो आप मजबूत हो जाओ, वो मजबूत है तो आप ढीले हो जाओ। रेंज का। हाँ, रेंज का। ठीक है। बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी में दीप दो तरीके से दिया है खरीदने का, तो एक ही सिंपल सिस्टम है, 35,300 के स्टॉप लॉस से लेना तो लीजिए, और वो टूट जाए तो थैंक यू कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद जो लेने की जगह आ रही है वो बहुत दूर है, 1000 पॉइंट दूर है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि अगला 900-800 पॉइंट तो है, 34,625, 34,750 आता है जहाँ खरीदना चाहिए। तो अब उतना तो दिख नहीं रहा ना आज, कम से कम अभी तो नहीं दिख रहा, तो इसलिए वो देने का फिर कोई मतलब नहीं निकलता है। तो अगर आपको लेना है तो ये 35,300 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से लीजिए। 35,750, 35,900 दो छोटे टारगेट, 35,950, 36,025 मीडियम टारगेट, और बड़े टारगेट में 36,150, 250, 350 और 36,425 फाइनल टारगेट, जिसके लिए बैंक निफ्टी में करनी है आपको खरीदारी। और इसमें यहाँ मैंने एग्रेसिव ट्रेडर्स इसीलिए लिखा है कि एग्रेसिव ट्रेडर्स का मतलब ये कि आपको सख्त, स्ट्रिक्ट, पक्का स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। 35,300 तोड़ दे तो वापस पूछना मत, अनिल जी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो हो गया। हाँ, इसके नीचे हो गया तो फिर रखना मत, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म, क्योंकि उसके बाद नीचे की रेस खुलती है, जो मैं नहीं चाहता। ये कल की वीकनेस को देखते हुए, और हम बहुत सपोर्ट करने देंगे। 35,300 से हम 200, 250 ही ऊपर है, ज्यादा है नहीं। ये तो ठीक है, SGX ऊपर दिख रहा है इसलिए, अदरवाइज तो ये रिस्की लेवल हो जाता है। तो ये अपना डिसिप्लिन के तौर पर रखना है। अगर आपकी कल की भी कोई लॉन्ग पोजीशन पड़ी हुई है तो भी 35,300 को स्टॉप लॉस मान के ही चले। अब आइए बेचने की बात। दो तरीके से बेचेंगे दीप, एक तो 36,150, 36,425 की रेंज में मिले मौका तो जरूर बेचना चाहिए। अगर आज की रिकवरी में भागते दौड़ते अगर वहां पहुंच जाए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 36,600 हमारा स्टॉप लॉस है। टारगेट जो बनेगा 36,025 और 35,950 छोटे टारगेट है, 35,900, 35,750 मीडियम टारगेट है, 35,525 और 35,425 फाइनल टारगेट है। अब बड़ा सवाल दीप है कि वहां पहुंचेगा कि नहीं, क्योंकि 36,000 भी अपने आप में अब रुकावट का काम कर रहा है। जो बड़ा सपोर्ट था पिछले 4 दिनों से आपके लिए 36,000, जब वो टूट गया तो 36,000 रुकावट हो जाती। तो फिर दूसरा तरीका एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी में आज गैप अप ओपनिंग पर आपको 35,950 से 36,150 की रेंज में चांस लेना है। वहां पर भी आप बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा आपका 36,300 का। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए लॉन्ग में 35,300 स्टॉप लॉस है, शॉर्ट में 36,300 स्टॉप लॉस। बिल्कुल याद हो जाएगा, अब आराम से समझ में भी आ जाएगा। टारगेट जो बनेंगे 35,750, 35,525 मीडियम टारगेट है, छोटे टारगेट है, 35,475, 425 और 325 मीडियम टारगेट है, और इसके नीचे गए तो फिर गए काम से, बुरा हाल है। 35,025, 34,900 यो तो गयो। चलिए देखते हैं, आशा ना करें ऐसे लेवल से। बोला ही नहीं मैं, एक वो टाइम था वो मार्च 2020 वाला, जब ये हो रहा है। अब वो टाइम ही नहीं है, अब उस तरह के फॉल भी नहीं आते। ऐसी बात नहीं है तो ही अच्छा है सर। वैसे कल रिस्पॉन्सेज बढ़िया आए थे सर, हाँ, कि उन प्राइजेस पर क्या लेना है, वो काफी इंटरेस्टिंग आंसर आए थे लोगों के। और सबसे बढ़िया बात, कल आखिर में जो हमने एक वो सवाल पूछा था कि आपने मार्च 2020 से क्या सीखा,
इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें, ये चीज़ें हमें आप जब ये ट्वीट करते हैं कि हमने इतना पैसा बनाया, हमें ये अच्छा लगा, ठीक है, वो दिल को सुकून देने के, हमें भी पढ़ के सुन के देख के अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब आप इतने दर्शकों ने लिखा कि मैंने पेशेंस रखना सीखा, मैंने धीमे धीमे टुकड़ों में निवेश करना सीखा, मैंने ये सीखा कि बाजार बंद नहीं होगा, मैंने ये सीखा कि मुझे अच्छी कंपनियों को उस वक्त ढूंढना है, मैंने ये सीखा कि अच्छे समय में तैयारी करके रखना है। इतने जवाब आए जो दिल को छू लेने वाले हैं, और यही चीजें आपकी जिंदगी में आगे काम आएगी। रोज खरीदना बेचना, रोज के लेवल जो हम दे रहे हैं सुबह शाम, वो तो ठीक है अपनी जगह है, डिपार्टमेंटल स्टोर है हमारा भी। कई बार लोग बोलते हैं, आप खुद ही बोलते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो, रोज एफएनओ की इतनी पिक्स। बात सही है सर, आप सही कह रहे हैं, आती है। मैं वही कह रहा हूँ, आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगे, वहाँ तो सब है, सुई से लेकर एरोप्लेन मिलता है, आपको जो खरीदना आप ले लीजिए, वो तो रखेंगे ना। हम भी वैसे हैं, अगर जिसको एफएनओ ट्रेड करना है उसके लिए, जिसको नहीं करना उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। जिसको इन्वेस्टमेंट 3 साल 5 साल के लिए करना उसके लिए भी बहुत है। जिनको एकदम लार्ज कैप लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना, उनके लिए भी आईटीसी है। और किसी को एकदम कम जाने पहचाने वाले बढ़िया फंडामेंटल के चाहिए तो वो जेम्स भी हैं। हर तरह की चीजें हमारे पास में है। आपको क्या पसंद है, आपको क्या सूट करता है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। कोई ये पैरासीटामोल तो है नहीं कि सबके काम आएगी, एक ही गोली खा लो जी। अगर फिर वो एक ही गोली खानी तो फिर निफ्टी सेंसेक्स के फंड में पैसा डाल दो, करेक्ट, शांति से बैठ जाओ, करेक्ट। तो इसलिए आपको क्या सूट करता है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या माइंड सेट है, करेक्ट। आप 2020 प्लेयर हैं, वनडे प्लेयर हैं, टेस्ट मैच वाले हैं, अब चेतेश्वर पुजारा को कहोगे जाओ 2020 में ओपनिंग कर लो, सही बात है। तो वो अपना भी खराब करेंगे, टीम का भी खराब करेंगे। Exactly. वैसे ही मतलब तो आपको वो देखना है कि आप किस तरह के टेम्परामेंट वाले लोग हैं, तो उस लिहाज से आप देखिए। ये तो हम मार्केट रोज खुलता है, अगर सी लॉन्ग टर्म वाली बात है, समझिए कि लॉन्ग टर्म की हम बात करते हैं, हमें डे कॉल्स नहीं देना चाहिए जी। तो फिर तो महीने में 3 महीने में एक ही बार एक ही शो मार्केट खुलना चाहिए। हाँ। जिस दिन कंपनी का रिजल्ट आए उस दिन मार्केट खुल गए, बाकी बंद। फिर रोज क्यों खुल रहे हैं? एग्जैक्टली, करेक्ट। मार्केट रोज खुल रहा है, हर मोमेंट भाव बदल रहा है, हर सेकंड मिली सेकंड भाव बदल रहा है। तो कोई तो रीजन है। जब भाव बदल रहे हैं, मूड बदल रहे हैं, लेवल्स बदल रहे हैं, तो चीजें आती। तो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म के अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल। जिसको जो सूट करता है वो करना चाहिए, सिंपल। एब्सोल्युटली सर। पर बढ़िया रहा वेल्थ क्रिएशन डे, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, इतने शानदार रिस्पॉन्सेज जो आपने हमें भेजे हैं। बैन लिस्ट अपडेट कर देता हूं सर। वोडाफोन आइडिया, L&T फाइनेंस, ये 2 ऐड हो गए हैं। उसके सामने GNFC बाहर निकल आया है। सेल, सन टीवी, डेल्टा, बलरामपुर और इंडिया बुल्स ये बैन में बने हैं। तो आज 7 स्टॉक्स हैं जो बैन लिस्ट में। इस सीरीज का सबसे बड़ा नंबर बैन वाले स्टॉक्स का आज ही है। वायदा कारोबार के कोई लेवल्स? हाँ, थोड़े से बता देता हूँ, आपने पूछ लिया तो, नहीं तो मैं तो भूल ही गया था वैसे। ओके, तो एफएनओ में दीप 17,200 सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, मेक और ब्रेक। 17,200 के पुट पर 35 लाख शेयर हैं, 17,200 के कॉल्स पे 31 लाख शेयर हैं। 17,200 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो ही आप कमजोर है। 20-25 पॉइंट घट जाएं तो कोई चिंता की बात है नहीं। ऊपर में हल्की फुल्की रुकावट 17,300 है, 17,500 बड़े रुकावट के तौर पर है, और 17,000 बड़े सपोर्ट के लेवल के तौर पर है जब वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी में आप जा रहे हैं। तो मंथली एक्सपायरी के डेटा क्या बता रहे हैं आप? 16,900, 17,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रखेंगे, 17,400, 17,500 रुकावट की रेंज में रहेंगे। ये रेंज आपको ट्रेड करनी है। बैंक निफ्टी एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है दीप, बाकी सब छोड़ दिए छोटे छोटे। 36,000 बैंक निफ्टी में वापस ताकत तभी दिखेगी जब 36,000 के पार निकल कर। आज 500 पॉइंट 400 पॉइंट बढ़ भी जाए तो वो ताकत नहीं है, रिकवरी है, ताकत नहीं है। ताकत 36,000 के पास ही आएगी। 13 लाख शेयर वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में, इसके ऊपर निकलना जरूरी है। इसलिए मैंने 35,900 तक के टारगेट आ जाए तो बैंक निफ्टी में थैंक यू वेरी मच कर दीजिएगा। अंडरस्टूड सर, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट लेवल्स। थोड़ी देर में जो रुचि सोया का एफपीओ चल रहा है उसके अपडेट तो हम ले लेंगे, बट अनिल जी भी एक सलाह आप इस पर देने वाले हैं। आमतौर पर तो हम जनरली आईपीओ पे ही बात करते हैं। एफपीओ भी खुला हुआ है तो काफी लोग अच्छा ये एफपीओ आईपीओ टाइप ही है। तो काफी लोग पूछ रहे थे कि, और हमने भी दिमाग नहीं लगाया सही में, ऑनेस्टली ये एफपीओ में तो कोई पूछता नहीं। तो काफी लोगों की सवाल आया कि आप एफपीओ पे इस पे राय दीजिए कि पैसा लगाना चाहिए नहीं। तो 9 बजे ठीक है सर, डन। तो 9 बजे जानेंगे अनिल जी से आप इस एफपीओ में पैसे लगाएं या नहीं पर। आइए वरुण से, एफपीओ को किस तरह का रिस्पांस मिला है पहले दिन, आज के लिए सारे ट्रिगर्स कौन से हैं, खबरें क्या हैं, वरुण कुशल दोनों हमें बताएंगे, और फिर ब्रोकरेजेस पर आशीष बताएंगे। पर वरुण बताएं ट्रिगर्स और खबरें। ओके, ट्रिगर्स में बताऊं सबसे पहले तो टीसीएस यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि बायबैक का जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो आज आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और सेटलमेंट डेट जो है वो 28 मार्च की है।
याद रखिएगा। इसके अलावा गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स बायबैक जो है वो आज से खुलने वाला है, 7 अप्रैल को बंद हो जाएगा, 600 रुपये का प्राइस है। KPR मिल्क्स बायबैक आज से खुलेगा, 7 अप्रैल को बंद होगा, 805 रुपये का बायबैक का प्राइस है। अतुल लिमिटेड बोर्ड बैठक है बायबैक को लेके, और सागर सीमेंट इक्विटी शेयर जारी करके फंड जुटाने पे इस कंपनी की बोर्ड बैठक है। अब रुचि सोया जो आपने पूछा था FPO का अपडेट, पहले दिन करीब 12% जो है FPO भर चुका है, 615 से 650 रुपये का प्राइस बैंड है, 28 मार्च तक खुला रहेगा। इशू साइज 4300 करोड़ का है। रिटेल का हिस्सा जो है करीब 21% भरा है। यहाँ पे गुलशन पॉली QIP का इस कंपनी ने घोषणा की थी। QIP इशू जो है उसके लिए 326 रुपीज़ 48 पैसे की प्राइस की मंजूरी मिली है, जो कि मौजूदा भाव से करीब 15.6% के आसपास के डिस्काउंट पे है। फ्लोर प्राइस जो है वो 343 रुपीज़ 66 पैसे का तय किया गया था। 24.1 लाख शेयर जो है अलॉट किए गए हैं, और 78.9 करोड़ जो है वो QIP के जरिए कंपनी ने जुटाए हैं। आयशा मोटर्स यहाँ पे VECV यानी कि जो कमर्शियल व्हीकल्स का कारोबार है, आयशा मोटर्स और वॉल्वो के बीच में जो JV है उसकी एक अलग यूनिट बन सकती है, और उसमें PE कंपनीज की तरफ से फंडिंग हो सकती है। इस तरह की रिपोर्ट जो है कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। आइए कुशल से भी जानते हैं कुछ और खबरें। कुशल, मॉर्निंग बताएं। मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले जिंदल फोटो, इस पर अपडेट आता हुआ दिख रहा है कि जो इनकी वॉलंटरी डिलिस्टिंग ऑफर है वो फेल हो गया है। हम लगातार ये मुहिम छेड़े हुए थे कि यहाँ पर जो इंडिकेटिव ऑफर इनकी तरफ से आया है वो सही नहीं है, और रिटेल निवेशकों को इनकी जो फेयर वैल्यू है वो मिलनी चाहिए। और आप देखिए यहाँ पर जो इंडिकेटिव प्राइस 269 का इन्होंने दिया था, उस पर ये वॉलंटरी डिलिस्टिंग ऑफर फेल हो चुका है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 29 मार्च को कंपनी की यहाँ पर बोर्ड बैठक होने वाली है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए करीबन 1.5% तक विदेशी कंपनी को शेयर जारी करने पर यहां पर विचार किया जाएगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज, इनके लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल हल्दिया में जो इनकी सब्सिडियरी है उन्होंने ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बैटरी रिसाइकलिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, तो ये इनके लिए अच्छी खबर दिख रही है। फंड एक्शन के लिहाज से कोटक महिंद्रा बैंक पर फोकस रखिए। कल जो ब्लॉक डील हुई थी उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने लगभग 1.12 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं 1699 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। वहीं दूसरी तरफ कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने 4 करोड़ शेयरों की बिकवाली की है 1700 रुपए प्रति शेयर के प्राइस पर। कल्पतरू पावर, यहां पर SBI फंड मैनेजमेंट ने खरीदारी की है 23 मार्च को ओपन मार्केट से लगभग 14.5 लाख शेयरों की। कुल हिस्सेदारी अब इनकी 6.27% से बढ़कर 7.25% हो गई है। और अंत में शैली इंजीनियरिंग, यहां पर लाइट हाउस इंडिया इन्वेस्टर फंड ने और साथ ही PAC के साथ मिलकर खुले बाजार से लगभग 2.5% हिस्सेदारी खरीदी है, और 24 मार्च को ये ट्रांजैक्शन हुआ था, और कुल हिस्सेदारी 6.62% से बढ़कर अब 9.1% हो गई है। ओके, तो ये है आपके लिए और कुछ खबरें। कुछ बड़ा फंड एक्शन होते हुए देखा है। ऑफकोर्स कोटक की तो बड़ी डील थी ही, बट इसके साथ ही हमने एक्शन यहाँ पर देखा है। एक्शन बड़ा हो रहा है निकल के दामों में। 4 दिनों से लगातार यहाँ पर बड़ी तेजी होती हुई दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट्स में हम बड़े उछाल देखते हैं, भारतीय बाजार में हम बड़े उछाल देखते हैं, और चीन के बाजार में फिर ये होते हुए आपको दिख रहा है। तो आज भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही एक्शन हो रहा है। कल भारतीय बाजार में 12% की तेजी निकल ने आपको दिखाई थी। फिलहाल चीन के बाजार में 20% का अपर सर्किट निकल में लगा हुआ है, तो बड़ा उछाल आते हुए दिख रहा है। निकल के दाम जो पिछले 10 दिनों से या तो बड़ी तेजी दिखाते हैं, बड़ी गिरावट, वही ट्रेंड आज भी दिख रहा है। कल भारत में 12% की तेजी आपने निकल में आती हुई देखी थी। आइए जानते हैं आज के ब्रोकरेज एक्शन के बारे में FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, मारुति सुजुकी यहाँ पर CLSC की तरफ से जो है दमदार रिपोर्ट आई है। हालांकि बिकवाली की राय को बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट कट करके 6,430 रुपए का दिया है। 7,557 की जो है क्लोजिंग। अब इनकी कमेंट्री देखें तो मान दें कि लगातार जो कमोडिटी कॉस्ट में बढ़त देखने को मिल रही है, इसके चलते इनके मार्जिन पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मार्केट शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है, और इसी के चलते इन्होंने FY23 की अर्निंग्स के एस्टिमेट में 20% की बड़ी कटौती की है। तो मारुति आज फोकस में रहेगा, लेकिन मॉर्गन स्टैनली अपना व्यू नहीं बदल रहे हैं। अभी भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 9,473 रुपए के लक्ष्य के लिए। UPL यहाँ पर CLSC की तरफ से काफी बढ़िया रिपोर्ट आई है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1100 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये मान रहे हैं इनका एक केमिकल है ग्लोफोसिनेट। यहाँ पर जो अगर आप देखें तो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, और साथ में जो है मांग भी बढ़िया है। इसके चलते स्टॉक के ऊपर बुलिश है, खरीदारी की राय दे रहे हैं। वहीं मॉर्गन स्टैनली भी देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें, करीब 800 रुपए की क्लोजिंग है, ये 914 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं।
आईसीआईसीआई बैंक लगातार ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो है अच्छी रिपोर्ट्स आ रही है। क्रेडिट स्विस जो है आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, 704 की क्लोजिंग है, 850 का लक्ष्य दिया है। जी एंटरटेनमेंट कल की खबर के बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से थम्स अप। यूबीएस न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे 315 के लक्ष्य के लिए। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 375 के लक्ष्य के लिए, करीब 300 की जो है कल की क्लोजिंग है। अनुपम रसायन यहाँ पर जेफरीज की तरफ से अच्छी रिपोर्ट आई है, जहां पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज की शुरुआत की है। 864 की क्लोजिंग है, 1040 रुपए का जो है ये लक्ष्य दे रही है। मान रही कि कंपनी को चाइना प्लस 1 की जो स्ट्रैटेजी है इसका बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है, और इन्होंने जो है माना है कि आगे जाकर कंपनी की जो रेवेन्यूज हैं इसमें करीब 33% सीएजीआर की बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, और एबिटा और मुनाफे में भी जो है अच्छी ग्रोथ का ये अनुमान लगाकर चल रहे हैं, जिसके चलते कवरेज की शुरुआत की है खरीदारी के राय के साथ। इंटरग्लोब एविएशन जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है, यहाँ पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। पहले अंडरवेट की राय दे रहे थे, अब न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, और टारगेट प्राइस 1400 से बढ़ाकर 1825 कर दिया है। कल की क्लोजिंग देखें तो 1863 रुपए की है। हालांकि अगर आप देखें तो ये मान रहे कि डिमांड अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन वैल्यूएशन इतने महंगे है कि खरीदारी का करने का कंफर्ट जो है आ नहीं रहा है, जिसके चलते अभी भी जो है न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं। और अंत में टाइटन यहां पर नजर रखेगा, जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है। 2619 की कल की क्लोजिंग है, 2618 का ये लक्ष्य दे रहे हैं, और ये मान रहे कि चैनल चेक्स के मुताबिक देखें तो कुछ हफ्तों में ज्वेलरी की डिमांड में हल्की सी कमजोरी आई है। वहीं क्रेडिट स्विस अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 2750 के लक्ष्य के लिए। तो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है अनुपम रसायन पर, जहां जेफरीज ने कवरेज की शुरुआत की है। इंटरेस्टिंग इस कंपनी पर की है, और 1040 के दिए हैं टारगेट। ओके, और कोई खास ऐसी रिपोर्ट? सर मारुति की भी रिपोर्ट बढ़िया लग रही है, बिकवाली की राय दी, और सर अर्निंग्स में 20% की कटौती की है, बड़ी कटौती है सीएलएसए ने। और ये 9500 बोल रहे हैं मॉर्गन, और सीएलएसए 6400। बिल्कुल। जय हो। चलो बहुत ही बढ़िया, देखते हैं किस तरफ पहले जाता है। ओके, आइए स्वागत करते हैं सभी मेहमानों का। वक्त है पिक ऑफ द डे का। आईपीएल के सीजन की हो रही शुरुआत। यस 26 कल ही है ना, 26। हाँ, कल से। सचिन जी आप शुरुआत कीजिए आज हमारी पारी की। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर आईटी पे थोड़ा सा फोकस होगा, एंड मुझे लग रहा है एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में जो कल का पैटर्न है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जिस तरीके से इंट्राडे चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, वो मुझे लग रहा है एक्टिवेट हो चुका है कल के सत्र में, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। पैटर्न के लिहाज से तो टारगेट लगभग 5300 के ऊपर के है, बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 50 to 40 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग डिप्लॉय करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 4980 पे, खरीदारी करनी है एलटीटीएस के फ्यूचर्स में। 4980 स्टॉप लॉस, 5240 टारगेट एलटीटीएस। आइए कुणाल जी भी हमारे साथ तैयार है। कुणाल जी सुप्रभात। आपको पिंक कलर अच्छे से समझाने के लिए आज 4 जने पूरी मेहनत करके आए हैं। पिंक के अलग अलग शेड आप देख लीजिए, बंसल जी, सुमित जी, मैं और दीप। और अच्छा एक चीज बता दूं, हम चारों की कोई विचार विमर्श मंत्रणा नहीं हुई, सबके दिल में एक ही चीज है कि बस कुणाल जी के डाउट्स क्लियर हो जाए बस। तो इसके लिए आई होप कि आपको अब अच्छा बाय द वे, कल बहुत सारे लोगों ने ट्वीट करके भेजा, और ट्वीट में शायद ना जैकेट ना थोड़ी पिंक जैसी दिख रही थी। आई थिंक वो टाई की वजह से थोड़ा वो शेड वैसा आ रहा था। तो हो सकता है कि कुणाल जी की दिक्कत ना हो, कुणाल जी के टीवी सेट की दिक्कत हो। तो कुणाल जी आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है कि आपने पिंक बराबर पहचाना होगा, टीवी सेट बदल ले। गुड मॉर्निंग, बताएं सर आज की पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए, दीपांशु की टी शर्ट का कलर तो बिल्कुल गुलाबी लग रहा है अनिल जी। हाँ। लेकिन अनिल जी आपकी टी शर्ट का कलर पर मुझे अभी भी संदेह है। हाँ। तो अनिल जी फुल गुलाबी नहीं है अनिल जी, मेरी राय में पीच कलर की टी शर्ट कहा जाएगा इसे। हाँ, देखो कल और रहा सवाल बंसल जी की टी शर्ट का, तो अनिल जी वो तो रबड़ी कलर की नजर आ रही है। बस एक ही दिन में आपको अलग अलग शेड समझ में आ गए। हमारा पर्पस पूरा हुआ। अगले हफ्ते से हम सब अलग अलग कलर के पहनेंगे। बिल्कुल, आज आपने सब कलर बिल्कुल बराबर बताए कुणाल जी, ये फायदा होता है ऑनलाइन पढ़ाई का। तो कुणाल जी पास हुए आप एग्जाम में। अब बताएं सर स्टॉक कौन सा चुना है आपने?
अरे जी देखिए, बहुत मुद्दत के बाद इस स्टॉक में खरीदारी की राय दे रहे हैं। स्टॉक का नाम है औरो फार्मा, जिसके चार्ट पर बना है एक पैटर्न जिसको डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। बड़ा ब्रेकआउट कल के ट्रेड में आता हुआ दिखा और मुझे लगता है अनिल जी इसमें आपको काफी अरसे बाद एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इन स्तरों पर बाय करके चलने की मेरी राय है। यहां पर 700 रुपए का 700 का स्टॉप लॉस रखना है और जो टारगेट है वो 775 रुपए का है, 775 का। तो अगर मान लीजिए आज शुरुआती गिरावट में ये स्टॉक कहीं मिल जाता है तो 700 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 775 का टारगेट। हेलो कुणाल जी, एसजेएक्स निफ्टी कब देखा था पिछली बार शुरुआती गिरावट का? जी अनिल जी, किधर? 65 पॉइंट ऊपर है। नहीं मतलब नहीं अनिल जी, बाजार में गिरावट नहीं, बाजार में गिरावट नहीं अनिल जी। कल ये स्टॉक चला हुआ था, तो हो सकता है आज थोड़ा नीचे मिल जाए। स्टॉक का ठीक है, हमको आप बिना मतलब प्रेशर में टेंशन में लाया है। मैं बोला हमारे यहाँ एसजेएक्स निफ्टी अपडेट नहीं हो रहा है क्या? कुणाल जी गिरावट बोल रहे। तो चलिए, स्टॉक में गिरावट आए तो खरीदारी करें 700 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ 775 के टारगेट पे। सुप्रभात सुमित जी, बताएं अपनी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। जो आज स्टॉक मेरे को अच्छा लग रहा है चार्ट्स के ऊपर और जो आज और आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव दिखा सकता है वो है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। ABFRL में कल एक अच्छा कैंडल फॉर्म हुआ है और ये फॉलोअप मूव आज कंटिन्यू रहना चाहिए। स्टॉक के अंदर खरीदारी करें, 305 रुपए से लेकर 315 रुपए तक के टारगेट ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 285 के नीचे का है, तो 285 का स्टॉप लॉस लगा के ABFRL में खरीदारी करें। 305 रुपए से लेके 315 रुपए तक के टारगेट जल्दी स्टॉक के अंदर ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा ABFRL। ओके, और अब चलेंगे हम बंसल जी के पास। बंसल जी, आपके पास आज आखिर में आया हूँ तो ऐसा मत समझिए कि मैं जानबूझ के आखिर में आया हूँ। मैं उसी क्रम में आया हूँ जिस क्रम में हमारे मेहमान आज जुड़े हैं, तो ताकि आपको ये ना लगे कि मेरे साथ में कोई भेदभाव किया गया। बिल्कुल भेदभाव नहीं किया, जिस क्रम में आप आए उसी क्रम में मैं आपके पास आया हूँ। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। तो अनिल जी ठीक है, आप क्रम फॉलो कर रहे हैं तो मेरे को खुशी है। अगर यही क्रम अनिल जी मेरे स्कूल में फॉलो हुआ होता तो काफी दिक्कत होती, क्योंकि अगर टीचर सवाल पूछना जो बच्चे आगे बैठते हैं उससे शुरू करती तो काफी दिक्कत हो जाती। स्कूल में अनिल जी उल्टा होता था, जो पीछे बैठता था सवाल उससे पूछा जाता था, तो बचने के लिए मैं आगे बैठता था अनिल जी। क्या बहुत ही बढ़िया। मतलब ऐसा नहीं है बंसल जी अभी बचपन से इंटेलिजेंट है। देखो कितनी इंटेलिजेंट बात की है बंसल जी ने। हमारे तो कभी ऐसे बचपन में ख्याल ही नहीं आया। हम तो सिर्फ आगे बैठते थे फर्स्ट बेंच पे। मैं भी फर्स्ट रो में ही बैठता, नहीं मैं इसलिए बैठता था पूछा जाए और मैं ज्यादा से ज्यादा जवाब दे सकूं। ये एंगल से तो कभी हमने सोचा ही नहीं। बंसल जी गजब। बताएं सर अब अपना पिक ऑफ द डे। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे वही है जिसको कल चलते चलते मैंने और कुणाल जी ने दिया था। खरीदना है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसने एक बड़ी वाली नेकलाइन को तोड़ा है। पहला स्टॉक है जो यूक्रेन रशिया के जो वॉर से पहले के पिवट्स को तोड़ के ऊपर में निकला है। फ्रंटलाइन स्टॉक्स में हैवी वेट्स के अंदर 2535 2535 2535 का स्टॉप लॉस लगाना है। 2645 के टारगेट के लिए रिलायंस को लेना है। और अनिल जी अगर आपका टफ क्वेश्चन आना है तो निफ्टी कहां होगा, 2645 रिलायंस होगा। तो अनिल जी आज कलर्स को अच्छे से समझ के आए हैं कुणाल जी, तो कम हो अनिल जी कुणाल जी की तरफ है। बिल्कुल, कुणाल जी से वक्त पर रिलायंस के साथ साथ ये टारगेट आने पर निफ्टी के टारगेट भी पूछे जाएंगे। तब तक आइए चोपड़ा साहब से करते हैं मुलाकात। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी। बताएं सर आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। अनिल जी गुड मॉर्निंग। IPL शुरू हो रहा है और इस बार ये टाटा IPL है, तो मुझे लगता है कि टाटा समूह की जो कंपनीज हैं उनको कुछ चुनिंदा कंपनीज को फायदा पहुंचेगा। IPL एक बहुत बड़ा इवेंट होता है क्रिकेटिंग में और उससे रिलेटेड काफ़ी टूरिज्म भी होता है। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि इस दौरान टाटा अपना सुपर ऐप लॉन्च कर रहा है और उस सुपर ऐप में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जोड़ी हैं, उनके सारे बिजनेसेस को इंटीग्रेट करने की कोशिश करी है। तो जो ट्रैवल बिजनेस है जिसमें विस्तारा है, जिसमें अब उन्होंने एयर इंडिया को भी ले लिया है, उनके पास एयरलाइंस भी हैं, होटल्स भी हैं। तो इस समय मुझे जो अच्छा लग रहा है वो इंडियन होटल्स है और जो इस समय 219 के स्तर पे कल बंद हुआ है। मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म में करीब करीब 250 तक जा सकता है और अगर लंबी अवधि तक कोई रखना चाहता है तो उसको 275-300 तक भी जाते हुए मैं देख रहा हूँ। कारण ये है कि IPL से नो डाउट एक मार्केटिंग एक बेहेमौत है अपने आप में IPL, और इससे बहुत बेनिफिट पहुंचता है। और जो इंटीग्रेशन हो रहा है होटल्स का और जब जो बाकी कंपनीज ऑफर करती हैं, मेक माई ट्रिप या दूसरी कंपनीज जो ट्रैवल कंपनीज हैं जो ऑफर करती हैं, वो अब टाटा भी ऑफर करेगा क्योंकि उनके पास होटल्स भी हैं, एयरलाइंस भी हैं, तो बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो गया है।
तो हॉलीडे के लिए पैकेजेस ये लोग देंगे और इससे इंडियन होटल्स को फायदा पहुंचना चाहिए। और मोरोवर इसके अंदर जो सुपर ऐप है उसमें पॉइंट सिस्टम भी है, तो पॉइंट्स को भी आप अपने होटल रूम्स के लिए और ट्रैवल के लिए, स्टे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंडियन होटल्स मुझे अच्छा लग रहा है, चार्ट्स पे भी, फंडामेंटली भी। और फिलहाल 250 के लिए इसको खरीदारी की जा सकती है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। ओके, तो इंडियन होटल्स कल QIP भी था और एक्शन में भी रहा ये काउंटर, और आज देखते हैं किस तरह की मूव आती है। कल या परसों QIP भी आया था इसका, बाकी जो डिटेल्स आएंगे उस पर तो नज़र रहेगी, बट इंडियन होटल्स पर रखनी है नज़र। टाटा ग्रुप स्टॉक्स की बात करी तो टाटा कंज्यूमर पर भी रखिए नज़र, और इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, फंड रेजिंग करने वाली है टाटा कंज्यूमर। इक्विटी के जरिए फंड रेजिंग होने वाली है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए 1.5% तक विदेशी कंपनी को शेयर जारी कर सकती है टाटा कंज्यूमर। कुणाल जी जरा चार्ट पर राय दें टाटा कंज्यूमर की। देखिए चार्ट अच्छा है दीपांशु, काफी समय से कंसोलिडेशन चल रहा है और एक चार्ट पर ओवरहेड रेजिस्टेंस है जो कि 775 रुपए के आसपास है। इस बार भी हमने देखा कि 775 के लेवल को डिसाइसिवली स्टॉक पार नहीं कर पाया, वहीं से स्टॉक में गिरावट आते हुए दिखाई पड़ी। 775 780 के लेवल्स जैसे ये स्टॉक निकाल लेगा, आपको सीधा एक तेजी दिखाई पड़ेगी 840 रुपए तक की। तो मेरी राय में वेट एंड वॉच करना चाहिए, स्टॉक को रडार पर रखें, 775 के ऊपर ब्रेकआउट हो तो खरीदारी करें। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा कंज्यूमर जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में आ सकता है ये काउंटर। आइशर मोटर्स, चोपड़ा साहब जरा इस पर अपनी राय दें। जो वॉल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल JV है, इसको एक सेपरेट EV यूनिट बनाएंगे और फिर यहां से एक्सटर्नल फंडिंग, प्राइवेट इक्विटी फंड्स के जरिए भी फंडिंग ले सकते हैं। ऐसे ही एक सिमिलर प्लान अशोक लेलैंड का भी था और तब हमने देखा कितनी बड़ी मूव आई थी, पॉजिटिव रिएक्शन बाजार ने दिया था। अब समथिंग सिमिलर आइशर भी प्लान कर रहा है। सर कैसे देखें इस डेवलपमेंट को? EV के लिए सेपरेट यूनिट बनाई जाएगी। अच्छी पहल है कंपनी के लिए, मगर थोड़ा लेट है। जहाँ पे BYD जैसी कंपनीज हैं उन्होंने इंडिया में भी टाई अप किया है और ग्लोबली काम कर रही हैं। टाटा मोटर्स बहुत अग्रेसिव है, जो इंडियन कंपनी है, जो कि EVs पे काम कर रहा है और बहुत जल्दी अपने मॉडल्स लॉन्च करेगा। गाड़ियों में तो वो पहले से ही नंबर 1 है। तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा लेट काम किया है ये वाला, बट अगेन वॉल्वो स्वीडिश ब्रांड है, बहुत बड़ा कंपनी है और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा स्टेप होगा लॉन्गर रन के लिए। बट अभी इनपुट कॉस्ट परेशान करने वाली है। मारुति की रिपोर्ट भी हमने देखी है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनका जो मेटल से रिलेटेड कंपनीज हैं, वो इनपुट कॉस्ट उनको परेशान करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी हिट होने वाली है। और नो डाउट कंज्यूमर को अगर ये पास ऑन करेंगे तो जाहिर बात है सेल्स पे भी फर्क पड़ेगा। सेल्स वैसे नहीं रहने वाली, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो लेने वालों को भी कठिनाई होगी। तो थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा काउंटर, बट आई वुड से कि जैसे पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है तो बाइक्स पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जाहिर बात है एनफील्ड बुलेट जो है वो कम एवरेज देती है एज कम्पेयर टू जो दूसरी गाड़ियां हैं या स्कूटर्स हैं जो ज़्यादा एवरेज देते हैं। तो अभी मुझे लगता है आइशर मोटर्स परेशान करने वाला है और अगर इसका डेथ क्रॉस भी बन रहा है, तो मुझे अभी तक कंफर्ट नहीं है इस स्टॉक में बाइंग करने के लिए। बट यस, ये जो खबर है वो कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। ओके, तो ये है आपके लिए आइशर मोटर्स पर राय चोपड़ा साहब की तरफ से। कंफर्ट नहीं है, फिलहाल रहें दूर। आइए बढ़ते हैं आगे, वागले साहब का भी किया जाए स्वागत। शुक्रवार की सुबह, सुप्रभात वागले साहब, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा स्टॉक ऑफ द डे होगा L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। 5037 का बंद है, 4995 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 1% से भी नीचे। और मुझे लगता है आज के दिन में ये 5166 तक जा सकता है। कल जो लेट आफ्टरनून में जो आईटी की सेकंड रंग आईटी की जो मूव स्टार्ट हुई, मुझे लगता है आज एक्सटेंड होनी चाहिए। बिल्कुल, कल तो मिड कैप आईटी बढ़िया फॉर्म में था और आज भी यहाँ पर आप मोमेंटम एक्सपेक्ट करें। बिरला सॉफ्ट में हमने अच्छी मूव देखी थी, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन एक्सपर्ट्स के रेडार पर था। L&T टेक ऑफ कोर्स आज पसंद है वागले साहब को भी और सचिन जी को भी। वागले साहब के टारगेट है 5166 के, माफी 5166 के टारगेट वागले साहब की तरफ से आ रहे हैं। आइए कुछ और काउंटर्स जहां पर आप एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस पर भी डालते हैं नजर। मूव आने वाली है जहां तक एक्साइड का सवाल है। इंटरेस्टिंग खबर है, जो वेस्ट बंगाल में इनकी सब्सिडरी की नई यूनिट बनाई थी बैटरी रिसाइकलिंग के कारोबार के लिए, वहां से कमर्शियल उत्पादन शुरू हो चुका है। तो 3 और राज्यों में ये बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट चलाना चाहते हैं और बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस स्पेस में। सचिन जी जरा देखें एक्साइड के चार्ट को, कोई राय? दीपांशु, अगर मेजर ट्रेंड देखे तो अभी भी थोड़ी सी नेगेटिव रही है एंड इमीडिएट बेसिस पे जो पुल बैक हुआ था उसके बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन
ज़रूर नज़र आ रहा है, बट इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 160 से लेकर 145 इसी पर्टिकुलर रेंज में ऑस्किलेट होना चाहिए काउंटर। सो जब तक एक कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट नहीं एस्टैब्लिश होता ऑन अ वीकली बेसिस 160 लेवल्स के ऊपर, तब तक आई थिंक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव लॉन्ग्स बनाने की सलाह नहीं होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर 160 के आसपास के लेवल्स आ जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा मुनाफा बांध देना चाहिए अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन होगी। तो ये है आपके लिए एक्साइड जहां पर आप रखें नजर। देखते हैं कैसी मूव आज ये ट्रेड में दिखाता है। कोटक बैंक, सुमित जी, कल तो ब्लॉक डील की वजह से बड़ा दबाव बना हुआ था, आज क्या राय है? कल की वीकनेस के बाद अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे सर इसके लिए? दीपांशु, आज इसमें दबाव देखने को नहीं मिलेगा। मेरे को लग रहा है कि आज ये रिबाउंड दिखाएगा और एक बढ़िया अपमूव ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलेगा। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट बन रहा है चार्ट्स के ऊपर, वो 1680 1700 के पास बन रहा है। तो अगर कोई डिप मिलता है 1700 तक तो खरीदारी करे, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले। ऊपर में जल्दी ही 1780 से लेकर 1800 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में कोटक बैंक में देखने को मिलेंगे और फिर पोजिशनली और भी ऊपर के लेवल आएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए कोटक बैंक जहां पर रखे नजर। बंसल जी, कल्पतरु पावर एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने 23 तारीख को खुले बाजार से 14.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं। हिस्सेदारी 1% से बढ़ाई है, 6.25% से बढ़ाकर हिस्सेदारी 7.25% कर दी है। सर, कल्पतरु पर अपनी राय दें। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे में एक अच्छा बेस है, 373 के अराउंड चल रहा है, 365, 368 काफी मेजर सपोर्ट है, तो रिस्क वर्थ टेकिंग लगता है 374, 75 के अराउंड। 365 10 रुपए का एक रिस्क लेके 365 के लेवल डिसाइसिवली टूटे तभी स्टॉप लॉस को ट्रिगर मारे। खरीदारी की राय है और दीपांशु यहाँ पर 395, 400 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल है। खरीदारी की राय है कल्पतरु पावर में। ओके, तो कल्पतरु पावर पर रखें नजर। सच्ची जी, एक स्टॉक देखें, शैली इंजीनियरिंग, यूजुअली रेडार पर नहीं आता है, इनफैक्ट हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से रिकमेंडेशन भी इस पर नहीं रही है, बट लाइट हाउस फंड ने यहां पर खुले बाजार से 2.5% हिस्सा खरीदा है, तो बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है और 6.62% से हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.1% करी है 24 तारीख, यानी कि कल ही ये हुआ है एक्शन। जरा इस पर राय दें, कैसे लगता है ये चार्ट? दीपांशु, आई एम रियली सॉरी, मैं लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ स्टॉक में। शैली इंजीनियरिंग, राइट यू सेड? शैली सच जी, SHAILY। नहीं दीपांशु, आई एम रियली सॉरी, मेरे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एक बार सुमित जी, अगर आप चार्ट लोकेट कर पाए शैली इंजीनियरिंग की, तो जरा इस पर भी अपनी राय दें। 1701 पर कल क्लोजिंग हुई थी, 1.5% नीचे बंद। 9:30 बजे मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं, अभी भी मिल गया, मेरे पास है। बताए सर। तो ऐसा है अनिल जी कि ये स्टॉक के अंदर कंसोलिडेशन चल रहा है, थोड़ा सा लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है और 1800 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक के अंदर वीकनेस तभी आएगी जब नीचे में 1600 का लेवल तोड़ेगा, तो फिलहाल पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। तो फिलहाल पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। देखते हैं आज ओपनिंग के बाद कैसा। 9:30 बजे जैन साहब आएंगे ना। हाँ, वो बताइए। ये वो एक विविध भारती में आता था प्रोग्राम, भूले बिसरे गीत, जो कोई नहीं, जो कहीं नहीं सुने हो वहां मिलते थे सुनने को। चोपड़ा साहब को ध्यान होगा। चोपड़ा साहब, अनुभव के हिसाब से पूछा, आप उम्र के हिसाब से मत मानेगा। सुना है ना वो प्रोग्राम भूले बिसरे गीत? जी सुना करते थे, बच्चे थे उस समय पे। हाँ, तो वैसे है ना, ये भूले बिसरे स्टॉक है, जिनको कोई नहीं जानता उनको जैन साहब जानते हैं। तो शैली इंजीनियरिंग अच्छी कंपनी, हाँ, और मेरे ख्याल से इसमें डीएसपी की मुझे यहाँ तक याद है बीच में काफी हिस्सेदारी थी फंड्स की। तो ये है जी चोपड़ा साहब पूछ रहे। जी चोपड़ा साहब, इसमें मैं कुछ डेटा देख रहा था अनिल जी, और अभी फिलहाल जो TTM EPS है वो लगभग डबल हो रहा है, 25 से 42 पे जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी में नो डाउट प्रॉफिटेबिलिटी वाइज कुछ हुआ है। इसका जो सेल्स नंबर है वो भी बहुत अच्छा ग्रो किया है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 30 करोड़ से 50 करोड़ TTM दिख रहा है। तो कहीं निश्चित रूप से कुछ अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट है, तभी बड़े फंड्स इसमें ले रहे हैं। तो फंडामेंटली भी मैं अगर देखूं, चार्ट वाइज भी देखूं तो ठीक लगता है और उसमें कुछ एक्शन होना चाहिए। बात है, तो इस पर नजर रहेगी। हमारी टीम कुछ और डिटेल रिसर्च भी तैयार करेगी, लेकिन मुझे याद है कि डीएसपी ने इसमें जब खरीदारी की थी तब मेरे रडार पे सबसे पहले आया था। कुछ साल हो गए इस बात को, आज बड़े दिनों बाद फिर से आया है सुर्खियों में। आइए करते शुरुआत फर्स्ट रेट।